So 2009 paper 1 से start कर रहा हूँ. So start with the first question. In the first question is given that the abundance of isotope iron 54, 56 and 57 with 5%, 90% and 5% respectively. तो आपको atomic mass निकालना है. तो आपको पता है एवरेज एटॉमिक मास होता है A into M1 plus B into M2 C into M3 upon M1 plus M2 plus M3. Sorry. Average is A into M1 plus B into M2 plus C into M3 upon A plus B plus C. A, B, C नेचुरल अबंडेंस परसेंटेजेस होते हैं और M1, M2, M3 जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स के मासेस होते हैं. तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये 54 into 5 plus 56 into 90 plus 57 into 5 by 100. इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है. उसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा. ठीक है, मतलब लेकिन आप पूरा आंसर तक फाइनली कैलकुलेट करके देखना. इसका आंसर 55.95 आना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर आंसर मस्ट बी बी. Come to next question. Next question लिखा है the term that corrects the attractive forces between a real gas and a van der Waals equation. तो van der Waals equation में अगर हम प्रेशर करेक्शन फैक्टर देखेंगे तो van der Waals equation होती है P plus A N square by V square into VM minus V minus NB equal to nRT. ये van der Waals equation है. तो प्रेशर करेक्शन कितना लगाना है प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. आपको पढ़ाते टाइम ये चीज बताई थी. तो यहाँ से प्रेशर करेक्शन टर्म जो अप्लाई करना होता है दैट इज प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा फिर से. ठीक है, क्लियर. थर्ड क्वेश्चन में आओ. थर्ड क्वेश्चन में लिखा अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स Na2SO4 CaCl2 Al2SO4 whole NH4Cl the most effective coagulating agent for Sb2S3. तो देखो सल्फाइड सॉल है. सल्फाइड सॉल है तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व हुआ. सल्फाइड सॉल है तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व हुआ. और अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल है तो उसके कोगुलेशन के लिए पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होगा. तो पॉजिटिव कोगुलेटिंग आयन रिक्वायर्ड होगा. पॉजिटिव कोगुलेटिंग आयन चेक करेंगे तो पहले केस में Na+ है, दूसरे केस में Ca2+ है, तीसरे केस में Al3+ है और चौथे केस में NH4+ है. सो हार्डी-सुलजे रूल के हिसाब से मोर द चार्ज ऑन द आयन मोर इज द कोगुलेशन पावर. तो आपसे उसने पूछा मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट इज, इट विल बी Al2SO4 होल थ्राइस. तो इस केस में Al2SO4 होल थ्राइस में Al3+ आयन चेक करना है तो अपना आंसर हो जाएगा सी. एल्यूमिनियम सल्फेट Al3+ आयन होगा. की कोगुलेशन पावर हाईएस्ट होगी बिकॉज चार्ज इज मोर. हार्डी-सुलजे रूल. सल्फाइड आयन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और ये टेबल मैंने आपसे बोला था कि याद कर लीजिएगा. सल्फाइड्स नेगेटिव होते हैं, ऑक्साइड्स पॉजिटिव होते हैं, बेसिक डाइज पॉजिटिव, एसिडिक डाइज नेगेटिव. वो पूरा एक टेबल थी. जितने नेचुरल कोलाइड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं. हीमोग्लोबिन पॉजिटिव होता है, ब्लड नेगेटिव होता है. ठीक है ना. तो वो पूरा सेगमेंट एकदम ठीक से लर्न करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरह के सवाल उसी तरीके से डील होंगे. क्योंकि चार्ज कौन सा है कोलाइड्स का जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप फर्दर कौन सा आयन यूज करेंगे कोगुलेशन के ये डिफाइन नहीं कर पाओगे. तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व था, पॉजिटिवली चार्ज कोगुलेटिंग आयन रिक्वायर्ड होगा. पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कोगुलेशन पावर होगी और कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम होगी. अभी इसी सवाल में कोगुलेटिंग वैल्यू पूछ लेते तो उल्टा आंसर हो जाता. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन एट इज 1 into 10 power 5 atm. The mole fraction of nitrogen in the air is given. What is the mole fraction of nitrogen from the air dissolved in 10 moles of water? हम assume कर लेते हैं let small n moles of nitrogen is dissolved in what 10 moles of water. कितने moles of nitrogen is dissolved in 10 moles of water? तो हेनरीज लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ता है पहले नाइट्रोजन के. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू pH into solubility in terms of mole fraction. तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो उसमें मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ता है गैसियस स्टेट वाला. सो मोल फ्रैक्शन 0.8 दिया है और टोटल प्रेशर अपने को दे रखा है 5 एटमॉस्फेयर. pH की वैल्यू 1 into 10 to the power 5 और सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन हो गया n/n+10. सॉल्युबिलिटी बहुत कम आएगी तो n की वैल्यू 10 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान सकते हैं.
यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁻⁴। उसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा ए। डन, समझ गया ना। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिखते हैं वो गैसियस फेज में लिखना पड़ता है और मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्युबिलिटी लिखनी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एक्स लीड्स टू द लीड सेलेक्टिवली टू P4O6, द एक्स इज, तो P4 से P4O6 बनाना है आपको। तो अगर आपने इसमें एक तो हमें ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी, तो पहली बात समझ में आ रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन कराना है। अगर आपने इसमें ऑक्सीजन गैस को मॉइस्ट कंडीशन में ले लिया तो P4O6 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, इट विल कन्वर्ट टू इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है सिलेक्टिवली P4O6 बनाना है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ले लेंगे तो कंबशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी अपने आप डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और मीडियम अगर NaOH और ले लेंगे तो NaOH इज अल्कलाइन इन नेचर, तो जो एसिडिक फॉर्म बनेगी वो इससे रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमें सिलेक्टिवली P4O6 बनाना है, तो वी सिंपली नीड ड्राई ऑक्सीजन, सॉरी ड्राई ऑक्सीजन लेने में, हाँ ड्राई ऑक्सीजन ले सकते हैं, या एक और ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो ऑप्शन हुए। अच्छा, अब एक केस क्या है कि फास्फोरस के दो पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं, एक P4 और एक P4O6 और एक P4O10। तो हम चाहते हैं कि सिलेक्टिवली P4O6 बने तो ऑक्सीजन का कंटेंट लिमिटेड करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंप्लीट प्योर ऑक्सीजन, टेक एयर, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, तो P4O6 बनने की प्रोबेबिलिटी हायर हो जाएगी। तीनों केस आपको समझ में आ गए। अगर आपने, मैं सीधे केस लिखे देता हूँ, P4 की रिएक्शन अगर आपने ड्राई ऑक्सीजन से कराई तो इस केस में सिलेक्टिवली P4 और 10 भी बन सकता है, साथ में P4O6 भी बन सकता है, बट P4 और 10 की प्रोबेबिलिटी हायर हो जाएगी। अगर आपने P4 के साथ मॉइस्ट ऑक्सीजन ले रखा है तो P4 और 10 वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 बन सकता है। P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन विद NaOH लेंगे तो इससे सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकता है, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। और जो केवल ऑप्शन बचा वो है P4 प्लस एयर ले लेंगे, एयर होने से लिमिटेड ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को रेगुलेट कर दिया, तो फिर इससे P4O6 सिलेक्टिवली बन सकता है। समझ में आई बात? तो P4 की रिएक्शन ड्राई ऑक्सीजन से हुई तो ऑक्सीजन कंटेंट हायर है, P4 और 10 तक जा सकता है। मॉइस्ट ऑक्सीजन से हुई तो H3PO4 बन सकता है, क्योंकि वाटर होने की वजह से ऑक्साइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीडियम एल्कलाइन कर देंगे तो उससे वो सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकता है। एयर ले लेंगे तो ऑक्सीजन की लिमिटेड क्वांटिटी हो जाएगी, तो P4O6 सिलेक्टिवली फॉर्म हो सकता है। तो फाइनली हम इसका आंसर जो है बी लिखेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर आपने CH3 ग्रुप लगा दिया है तो उसका प्लस है आई कैरेक्टर और हाइपर कॉन्जुगेशन साथ में काम करेगा। यहाँ जो CH3 ग्रुप लगा रखा है इसका प्लस है और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, तो उससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ 3 वाले से कम हो जाएगी। उसके बाद फिनॉल वाले केस में आएंगे तो दोनों फिनॉल लगे हुए हैं, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम ही होगी। और यहाँ पे देखो Cl ग्रुप लगा रखा है, तो Cl का जो इफेक्ट काम करेगा वो -I+M होगा, और यहाँ -I डोमिनेट करता है तो उसका नेट करेक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंसीडर करेंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है रिलेटिवली फिनॉल से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे इसमें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो फोर्थ वाला इसके बाद आएगा। फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी रादर देन फर्स्ट, क्योंकि Cl का -I+ पे डोमिनेट करता है, तो Cl -I डोमिनेट्स ऑन +M। हाइड्रोजन के केस में -I+M पे डोमिनेट करता है, तो Cl जितना इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा उससे ज़्यादा पुल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम होगी, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसका रेजोनेंस ज़्यादा काउंट करेंगे रादर देन फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन से, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा काउंट करी जाएगी। तो इस आंसर विल बी ए।
समझ आया कॉन्सेप्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से हमेशा ज़्यादा। CH3 ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। फिनॉल में Cl लगाने से -I+M करेक्टर लगेगा, -I डोमिनेट्स 1+M, तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन एनर्जी विथड्रॉ हो रही होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनेगा 3 4 2 1। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा अमंग सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, नेचुरल रबर, द पॉलीमर इन विच इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। तो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपेयर करने हैं आपको। तो आपको पता है कि नाइलॉन जो है और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये आपके व्हाट से सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है, और इनके अंदर पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और सेम थिंग सेलुलोज, सेलुलोज का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, प्लस इसके अंदर भी पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इनके अंदर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर काउंट होंगे। तो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आएगा वो आएगा नेचुरल रबर में। और मैं सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होगी, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर OH यूनिट्स है, तो उसमें टिपिकली व्हाट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन बिटवीन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ना कंसीडर करें तो भी पोलरिटी होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर काउंट हो गए। विनाइल क्लोराइड में भी सेम सिचुएशन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड के अंदर भी पोलरिटी हायर होगी। नाइलॉन के अंदर आपको पता है नाइलॉन का नाइलॉन 6 फॉर्म अगर ले ले तो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन होगा, उसके अंदर भी पोलर NH CO ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि नेचुरल रबर जो है उसमें कोई भी पोलर बॉन्ड या पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन है, अगर उसमें ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव भी ले लेते हैं तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही रहती है। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया कि जो नेचुरल रबर है वो हाइड्रोकार्बन है, बाकी सब में पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिलेटेड टू अदर्स हायर रहेंगे। तो अगर आप चाहो तो फिर नेचुरल रबर का केस लिख लो। यहाँ पे जो नेचुरल रबर है एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन कैटेगरी है। इसका अगर पहले तो मोनोमर लिखेंगे अगर हम लोग, तो मोनोमर इज आइसोप्रीन, मोनोमर फॉर नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते टाइम अब ये सब ध्यान देना है, जैसे अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के तो सिर्फ आंसर तक पहुंचना तो बहुत आसान था, बट जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सारे पार्ट रिवाइज कर लो, जितने फॉर्म लिखे हैं सबके मोनोमर्स लिख लो, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो, ये सब आपको क्वेश्चन पेपर के बाद जरूर करके देख लेना है। ये नहीं कि बस आपने आंसर निकाला और आगे छोड़ दिया। आइसोप्रीन हो गया, फिर आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर भी ठीक से ड्रॉ करके देख लेना है। तो ऑल दिस इज प्रैक्टिस आफ्टर योर एग्जाम, मतलब आपने टाइम बाउंड लिमिट में पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद एनालिसिस पार्ट में इस चीज को बहुत ध्यान से चेक कर लेना है, तो दैट फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन को भी आप हैंडल करने की स्टेट में रहो कि आप आइसोप्रीन हो गया, हाइड्रोकार्बन चेन है, तो जो नेचुरल रबर होगा उसमें नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे, इस केस में वीकेस्ट इंटरेक्शन होगा, तो उस केस में वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा। बाकियों के मोनोमर आपको मैंने बता ही दिए, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समझ गया? नाइलॉन में हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, NH CO बॉन्ड आएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड में एक Cl विनाइल क्लोराइड के साथ Cl लगा हुआ है, तो Cl की वजह से पोलरिटी हायर हो जाएगी। और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स है, तो उसमें भी OH और CHO ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है, इसकी वजह से पोलरिटी है मॉलिक्यूल में, पोलरिटी होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिलेटिवली ज्यादा काउंट करेंगे, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये देखो बेंजीन डेरिवेटिव का सिस्टम है, बेंजीन डेरिवेटिव में देखो एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक Br ग्रुप लगा हुआ है, एक Cl ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो हम प्रायोरिटी वाले ग्रुप को लगाएंगे वो साइनाइड ग्रुप ले लेंगे। तो बेंजोनाइट्राइल तो हमारा इसका पेरेंट चेन हो गई। बेंजोनाइट्राइल के साथ देखो Br की पोजीशन अगर देखेंगे तो अगर नंबरिंग इस साइड से करें तो 1 लिख के नंबरिंग इधर से करें 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग ये पॉसिबल है, और एक इसका उल्टा नंबर डाल सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे Br को पोजीशन पे देखो नंबर 2 मिल रहा है, जबकि दूसरे साइड के नंबर से फिनॉल और OH को नंबर 3 मिल रहा है, तो हम लोग नंबरिंग फॉलो करेंगे Br पे 2 वाली।
उसका यूपीएससी नेम अगर लिखेंगे तो इट बिकम्स 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। उसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, समझ में आया ना, 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। नाइट्राइल लिखने की वजह से सीएन ग्रुप कंसीडर हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उसी को मान लिया, पोजीशन नंबर 1 पे सेट करके 2 पे ब्रोमो और 5 पे हाइड्रोक्सी। तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी बी। सो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, समझ में आ गया ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मैंने साइनाइड लिया, उसके रिस्पेक्ट में दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, एक रेड वाले से एक ब्लू वाले से। रेड वाले को प्रेफरेंस दिए, जो प्रेफरेंस दिए लोएस्ट लोकल टूल, रेड नंबरिंग प्रेफर्ड ड्यू टू लोएस्ट लोकल टूल। प्रेफर्ड ड्यू टू लोएस्ट लोकल टूल। ठीक, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से देखो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फ्रैंकेल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन। कैटायन एनायन के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है तभी फ्रैंकेल डिफेक्ट लगता है। तो स्मॉल डिफरेंस दिया तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में कैटायन जो है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइड पे जाता है। सो व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन साइज तभी फ्रैंकेल डिफेक्ट अप्लाई होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है फ्रैंकेल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम बताया था कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में चूंकि कैटायन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, इसलिए एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, तो उसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोल सकते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि हायर लेवल पर डिसलोकेशन अलग फैक्टर को लिखा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए इसका आंसर बी कंसीडर किया गया था। थर्ड ऑप्शन लिखा है ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लेटेस्ट पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर में लेटेस्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी वजह से कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट इज रिफर्ड है एफ सेंटर, तो उसका आंसर सी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन लिखा है शॉर्टकट इफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये गलत है। शॉर्टकट इफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज करती है, तो शॉर्टकट इफेक्ट से डेंसिटी में डिक्रीज आता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही, तो ए और डी इनकरेक्ट हो गया। उसका आंसर जो है बी और सी लिखा जा सकता है, या केवल सी भी लिखा जा सकता है। से दोनों आंसर करेक्ट किए थे। पर्सन कैन राइट आंसर बी एंड सी और सिंपली सी ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिसलोकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एज डिसलोकेशन को भी बेसिकली डिसलोकेशन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में फ्रैंकेल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट दिया था, इसलिए स्टूडेंट्स का आंसर बी सी भी आईआईटी ने करेक्ट कर दिया। इसलिए मैंने कहा जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा किसी भी आंसर को लेकर तो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस मिलेगी, तो आंसर विल बी बी सी और सिंपली सी भी लिख सकते थे आप, समझ गए ना। और अगर फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो ये वेरी स्मॉल डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ इसका मतलब होता है लार्ज डिफरेंस। कैटायन और एनायन के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है तब फ्रैंकेल डिफेक्ट काम करता है। और नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज करती है। ये दो लॉजिक्स की वजह से ए और डी इनकरेक्ट हो गए। बी और सी करेक्ट आंसर लिखे जा सकते हैं, या केवल सी भी लिख सकते हैं। अगर आप डिसलोकेशन को एज डिसलोकेशन समझ लेंगे तो फिर आपको फ्रैंकेल डिफेक्ट में उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज फ्रैंकेल डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए देखो क्या कंडीशन होती है कि कंडीशन नंबर 4 और 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकती है, और सिस ट्रांसफॉर्म अगर किसी तरीके से लिख सकते हैं, या दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिख सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंसीडर कर लेंगे। तो उसमें ऑप्शन ए और बी में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ई एन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों सीएल सेम है, तो सीएल को आप कहीं पे भी लगा दो सिस ट्रांसफॉर्म बनेगी नहीं। तो ए और बी तो रिजेक्ट हो गए। बी में भी दोनों बाइडेंटेड लिगेंड अप्लाई कर देंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सी और डी चेक कर लो। सी के केस में देखो प्लेटिनम के साथ दो ईएन लेने की वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इस केस में दोनों एथिलीन डाइएमाइन को अगर हमने एडजस्टेंट अप्लाई करके सीएल अपोजिट कर दिया तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। और दूसरे केस में दोनों सीएल को अगर सिस फॉर्म पे लगा दिया तो इथीलीन डाइएमाइन ऐसे अप्लाई होगा, तो उसको हम लोग सिस फॉर्म लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं।
तो शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और इसमें आपको एक और चीज याद होगी, ट्रांसफॉर्म इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिस का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। और अगला वाला केस चेक करेंगे तो प्लेटिनम के साथ 2 अमोनिया 2 Cl है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। दोनों अमोनिया सिस रखेंगे तो ये सिस फॉर्म बनेगी, और दोनों अमोनिया अपोजिट कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है, तो उसका पॉसिबल आंसर हुआ CND। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है द कंपाउंड फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर। सोडियम की अगर एक्सेस ऑफ एयर से रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड एंड परऑक्साइड्स बनते हैं। सुपर ऑक्साइड इस कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। तो ये मेरा राइट ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स। लेकिन इसमें भी आईआईटी ने लिबर्टी दी, क्योंकि ऑक्सीजन अगर एक्सेस में ले रखी है तो केवल परऑक्साइड भी आंसर लिखा जा सकता था इसका। इन दिस केस ऑल्सो सेम सिचुएशन, सोडियम मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो उससे ऑक्साइड और परऑक्साइड बनेगा। बट क्वेश्चन में देखो क्लियरली एक्सेस लिखा हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तो समवन कैन से कि अगर सर ऑक्साइड बनेगा और एक्सेस में एयर है तो परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस केस में सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। तो इस केस में भी आईआईटी ने दोनों आंसर कंसीडर करें। योर आंसर कैन बी ए ओनली, या फिर आप ए और बी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा मेजर कंसीडर किया जाता है। तो अगर किसी ने उस रूल को फॉलो करते हुए आंसर लिखा तो वो केवल परऑक्साइड भी लिख सकता था, और उसका करेक्ट आंसर परऑक्साइड पॉसिबल है। सुपर ऑक्साइड नहीं बनता एल्कली मेटल्स के केस में, वो आपको पता है। ऑल दो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि सोडियम का सुपर ऑक्साइड जो है वो ट्रेसेस में बन सकता है, तो जो कि सोडियम परऑक्साइड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोडियम परऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है वो येलोइश कलर दिखता है कई बार। प्योर क्रिस्टल होगा तब तो कलरलेस फॉर्म होती है, और ऑक्साइड जो है वो कलरलेस होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होता है। तो सोडियम के अंदर जो थोड़ा बहुत कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड, बट वो बहुत रेयर होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट से टर्म में उसको नहीं लिख सकते। प्रोडक्ट के केस में ऑक्साइड एंड परऑक्साइड लिखा जा सकता था, या आप केवल परऑक्साइड भी लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एक्सेस ऑफ एयर। तो एक्सेस ऑफ एयर की वजह से जो ऑक्साइड था वो परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे पोटेशियम होता है तो उसका सुपर ऑक्साइड और रोजोनाइड भी बनाते हैं। सोडियम पूछा इसलिए केवल ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। लिथियम होता तो केवल ऑक्साइड लिखते हैं, परऑक्साइड भी नहीं करते। देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड। इट्स गिवन CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH3। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर X, टोटल नंबर ऑफ डायस्टेरियोमर्स पॉसिबल फॉर X। तो आपको देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी एक फॉर्म लिखता हूँ, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। सो इट्स गिवन C डबल बॉन्ड C पहले, इसके बाद यहाँ पे जो एक कार्बन है उसके साथ एक H एक OH एक CH3 है। सिमिलरली यहाँ जो कार्बन है उसके पास भी एक H एक OH एक CH3 है। इस कंपाउंड में ध्यान से देखो तो एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और ये कायरल सेंटर है। तो ये सब आपके नोटिस में आना चाहिए। एक कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और बीच में एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई पहले आपको? दो कायरल सेंटर और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड सिस ट्रांसफॉर्म होगी, और कायरल सेंटर के अराउंड RS फॉर्म पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। तो देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड में आपको सिमेट्री दे रखी है। ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड में आपको सिमेट्री दे रखी है। अगर ये इसकी सिस फॉर्म लिखी हुई है, ऐसे इसका ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हैं अभी हम। दिस इज द सिस फॉर्म। आप ऐसे इसका ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हो। ये इसका पॉसिबल फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आपको उसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने हैं। तो देखो एक चीज़ तो आप बाई डिफॉल्ट बता सकते हो कि इसमें
टोटल 3 स्टीरियो क्रिएट करने के सेंटर्स है, तो टोटल 2 बार 3 मैक्सिमम 8 आइसोमर्स पॉसिबल है, और उसमें सिमेट्री की वजह से जितने कम हो जाएंगे वो हटा देनी पड़ेगी। एक चीज तो डिफॉल्ट क्लियर है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनने वाले हैं वो 8 है, तो हमें 8 के लिए चेक करना है। पहले सारे फॉर्म लिखो और उसमें देखो कौन से फॉर्म रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो हटा देंगे, बाकी सेफ वाले केस हमें आगे कंसीडर कर लेने हैं। ठीक है, क्लियर? तो एक बार फटाफट आप EZRS के फॉर्म में लिख के देख लो और फिर बताओ कौन कौन से आइसोमर्स काउंट करने हैं। तो इस केस में देखो, अगर उसके फॉर्म लिखना शुरू करें तो पहले वाले कैरियल सेंटर से लिख रहा हूँ, तो एक पॉसिबल फॉर्म RZR हो सकती है, एक फॉर्म RZS हो सकती है, एक फॉर्म RZ सॉरी उसके बाद SZR हो सकती है, और लास्ट में एक फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा SZS। ये 4 पॉसिबल फॉर्म्स हैं। रिपीट वाले केस अभी हटाएंगे हम इसमें से। अब यही चीज़ अगर ट्रांस के लिए चेक करेंगे तो इसकी फॉर्म बनेगी सिमिलरली RER, तो सेम प्रोसीजर से दोबारा लिख लेना पड़ेगा। The possible form is RER, उसके बाद RES, SER और SES। ये टोटल 6 फॉर्म, पहले 8 फॉर्म पॉसिबल हो सकते हैं जो मैंने टोटल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी काउंट करी बनाया। तो आप देखो, इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो देखो इस केस में आपने यहाँ से देखो सिमेट्री लाइन अप्लाई करी तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तरह काम करेगा। तो अगर लेफ्ट साइड में आर फॉर्म है, दूसरी साइड एस हुआ, या राइट साइड में एस हुआ, लेफ्ट साइड में आर हुआ, तो ये दोनों फॉर्म रिपीट हो जाएंगे। ये दोनों फॉर्म हम लोग सेम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म सेम हो गए, ये जो दोनों फॉर्म हो गए ये एंशोमर्स हो गए। क्वेश्चन लिखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड एक्सिस, द नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एक्सिस 2, नंबर ऑफ एंशोमर्स पॉसिबल फॉर एक्सिस 2, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। दूसरे केस में लिखा है द ज्योमेट्री अबाउट इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट डबल बॉन्ड इज x, दिस ट्रांस द नंबर ऑफ एंशोमर्स पॉसिबल फॉर एक्सिस 4। तो देखो अभी जैसे अगर हम चेक करेंगे तो एंशोमरिक पेयर तो 4 दिख रहे हैं, बट इसमें भी देखो ध्यान से नोटिस करोगे अगर आप, तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिखेगी सीधे सीधे। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो यू विल नॉट गेट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो पहले ध्यान से, यू नोटिस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं ना। तो उसमें देखो इसके इस वाले सेंटर को पकड़ लो यहाँ पे बीच में, इस सेंटर से ये h की डिस्टेंस और ये h की डिस्टेंस, इधर से ये कार्बन डिस्टेंस और ये कार्बन डिस्टेंस, सेम बैठ रहा है। और फिर एग्जैक्टली सिमेट्री में अगर H H OH OH CH3 CH3 में फिट कर दो, तो सेंटर के अराउंड दोनों जो फॉर्म है वो सेम फिट हो जाएंगे। समझ आ रही बात? नहीं होता वैसे आगे बनाते चले जाओ, इधर से इतनी इतनी डिस्टेंस पे CH3 रखेंगे, एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस पे इधर CH3 ला सकते हैं, वही कार्बन है, बस रोटेट करके CH3 अपोजिट लाना पड़ेगा उसको। देयर विल बी अ कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम इसको एग्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट फॉर्म सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें एक पेयर रिपीट हो जाएगा, तो उसमें भी 4 एनेंशियोमर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पूछा टोटल नंबर ऑफ डायस्टियोमर्स पॉसिबल। तो अगर डायस्टियोमर्स लिखना शुरू करोगे तो एनेंशियोमर वाली फॉर्म से ही 3 डायस्टियोमर बन रहे हैं, और ट्रांस वाली फॉर्म से भी 3 डायस्टियोमर बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायस्टियोमर पॉसिबल 3 नहीं होंगे, दैट विल बी टोटल 6। सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल इज 6, ये करेक्ट हो गया। तो इस केस में इसका आंसर जो लिखेंगे हम लोग, दैट मस्ट बी A and D।
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए एंड डी. ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. It's a paragraph-based question. Is given para-amino and dimethylaniline is reacted strongly in acid medium of X. The resulting solution on treatment with few drops of aqueous solution of Y is to yield blue coloration due to the formation of methylene blue. तो आपको मिथाइलिन ब्लू एक बार इस तरीके के सवाल हम लोगों ने डीबीबी वगैरह था, अगर आपको याद हो तो इसमें आपको बताया था मैंने कि सल्फाइड कंपाउंड से रिएक्शन होती है इसकी, तब मिथाइलिन ब्लू क्रिएट होता है. तो पहले आप पैरामाइनो एन डाइमिथाइल अमाइनो याद करो. और मैंने बताया था कि ओल्ड मलेरिया वैक्सीन होती थी ये वाला जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, उसी कंपाउंड की मैंने एग्जैक्ट रिएक्शन आपको एक बार कराई हुई है. तो इट इज गिवन पैरामाइनो एन डाइमिथाइल एनिलीन पैरामाइनो एन डाइमिथाइल एनिलीन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है. और इसकी रिएक्शन अगर हम सल्फाइड फॉर्म से कराते हैं 2 मोल्स लेके, तो उससे क्रिएट हो जाता है आपका मिथिलीन ब्लू. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसी रिएक्शन होती है. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के फॉर्म में सिखाया था. ये फॉर्म बनेगी और उसमें सल्फर के ऊपर क्योंकि एरोमेटाइजेशन जा रहा है इसलिए फेवरेबल रिएक्शन हो जा रही है, और सल्फर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसका काउंटर एनाइन अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड जो यहाँ पे एक्स है वो पता चल गया आपको. दैट एक्स मस्ट बी Na2H सल्फाइड फॉर्म चाहिए. तो आपको पूरी रिएक्शन नहीं भी याद होती तो आप इतना बता देते हैं कि सल्फाइड फॉर्म है, तो भी आपका काम बन जाता है. तो इस केस में आंसर जो है वो डी हो जाएगा. फिर आगे वाले स्टेप पे लिखा हुआ है दैट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ aqueous solution of Y leads a blue coloration due to the formation of methylene blue. तो इस केस में आगे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ aqueous solution of Y with the reagent potassium hexacyanoferrate 2. तो hexacyanoferrate 2 मतलब K4FeCl6 leads to the formation of intense blue color. यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन यूज करना पड़ रहा है वो Fe3+ फॉर्म यूज करना पड़ेगा. ये आपका मिथिलीन ब्लू है. इसको X लिख रहे हैं हम लोग, इसको Y लिख रहे हैं. और Y हमने कैसे बचाना वो आपको बताया अगली वाली रिएक्शन में. तो Y जो है वो हमारे लिए Fe3+ फॉर्म होना चाहिए. इसकी रिएक्शन K4FeCl6 से कराएंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, उससे Fe4FeCl6 होल थ्राइस फॉर्म बनेगा. Fe4FeCl6 होल थ्राइस फॉर्म बनेगा और इस कलर को हम लोग क्रूशियल ब्लू लिखते हैं. आपको देखो आगे हिट में क्या है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट. Precipitate is formed with the intense blue precipitate. तो Fe3+ फॉर्म चाहिए तो इसका आंसर देखो यहाँ से C बन जाएगा क्योंकि Fe3+ फॉर्म एक ही केस में दे रखा है. अगले स्टेप में देखो आगे लिखा हुआ है the precipitate dissolved in excess of the reagent. Similarly, the treatment of the solution of Y with the solution of potassium hexacyanoferrate 2 leads to the brown coloration. तो फेरिक आयन का हेक्सासाइनोफेरेट 3 मतलब K3FeCl6 हो गया. अगला कंपाउंड लिखेंगे तो K3FeCl6 के साथ रिएक्शन हो रही है, ये भी लिख लीजिए. दिस Fe3+ प्लस रिएक्शन विद K3FeCl6. इससे जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी FeFeCl6. क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी +3 ऑक्सीजन स्टेट में, ये भी +3 ऑक्सीजन स्टेट में, दोनों की 3 वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी. ये आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट हो जाएगा.
उसके हिसाब से आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपका फेरिक फेरोसाइनेट जो है पोल्यूशन ब्लू कलर होता है। इसके मैंने चारों रिएक्शन बताए हुए थे आपको, Fe2 प्लस Fe3 प्लस की दोनों की रिएक्शन, K4 Fe6 और K3 Fe6 चारों रिएक्शन ठीक से लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्लू कलर है फेरिक फेरोसाइनाइड और यहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है फेरिक फेरिसाइनाइड की वजह से। ठीक है, हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कार्बोनाइल कंपाउंड P which gives positive iodoform test undergoes the reaction with MEMGBr followed by dehydration to give olefins. Photolysis of Q leads to the dicarbonyl compound R. Which undergoes intramolecular aldol reaction to give predominantly S. तो सारी रिएक्शंस गिवन है। पहले एक कंपाउंड है उसके ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा के H प्लस वाटर से रिएक्शन करा के H2 को हीट किया, मतलब क्यू कहीं ना कहीं एल्कीन बन रहा है। तो क्वेश्चन में भी गिवन है ये बात। एल्कीन को ओजोनलेसिस कराई और ओजोनलेसिस कराने के बाद एल्डोल कंडेंसेशन कराया। मैंने आपको एल्डोल पढ़ाते टाइम ये चीज सिखाई थी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन है, आईआईटी वाले फ्रीक्वेंटली ऐसा सवाल बनाते हैं, ओजोनलेसिस फॉलोड बाय एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब ये रूटीन क्वेश्चन है, इसलिए इस पे अच्छे से प्रैक्टिस रखिए। अब देखो चूंकि इसमें किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हमें नीचे गिवन ऑप्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा और कोई क्लू नहीं है हमारे पास। उससे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पी ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड पी इज। तो अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में देखो एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो पहले देख लो आपको। तो कार्बोनाइल कंपाउंड P which gives positive iodoform test, मतलब COCH3 ग्रुप हमें मिलेगा कहीं ना कहीं, undergoes reaction with MEMGBr followed by dehydration to give olefin Q. Ozonolysis of Q leads to a dicarbonyl compound R which undergoes intramolecular aldol reaction to give predominantly S. अब देखो इसमें बिना लिखे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो नीचे गिवन ऑप्शन से देखो एक चीज तो समझ आ गई कि एल्डोल कहने जा रहा हूँ, सॉरी, एलोफॉर्म रिएक्शन जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो यहाँ से मिल सकता है और यहाँ से मिल सकता है। पहले इन दोनों केसेस को डील करेंगे। तो पहले इसकी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन लिखो दोनों फॉर्म की, तभी आगे पता चल पाएगा। किसी एक फॉर्म से ट्राई कर लो तो दूसरी फॉर्म अपने आप समझ आ जाएगी। करा है आपने? तो सबसे पहले अच्छा आगे वाले फॉर्म में फिर उसने पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ क्यू एंड आर एंड फाइनली एस, मतलब आपको सारे कंपाउंड से आइडेंटिफाई करने हैं धीरे धीरे करके। तो फटाफट पहले सारे केस मार्क करना शुरू करो। तो स्टार्ट विद एनी वन ऑफ देम, क्योंकि बिना स्टार्ट किए तो पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराई इस कंपाउंड की। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के केस में हमेशा 1-2 एडिशन होता है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होने की वजह से इस पे हमेशा, ऑल्दो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है, बट इन द रिएक्शन विल प्रेफर 1-2 एडिशन ओनली बिकॉज़ कार्बोनाइल ग्रिग्नार्ड एजेंट और एलाइल एच दो केस मैंने आपको क्लियरली बता रखे हैं, इनमें सब में पहले 1-2 रिएक्शन प्रेफर करी जाती है। तो यहाँ पे अटैच जो होगा वो होगा कार्बोनाइल कार्बन पे, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, H प्लस वाटर दिया अगर हमने, वो भी अगले स्टेप यहीं पे लिख देता हूँ साथ साथ। तो सेकंड स्टेप में आपने H प्लस वाटर दिया, ये फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर H2SO को फिर से ऐड करा, तो इफ यू ऐड H2SO4 तो इसने बोला फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव एन ओलिफिन Q। तो इसमें अगर हम H प्लस दे रहे हैं तो पहले OH2 प्लस बन के कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो यहीं पे सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है जहाँ आप फंस सकते हो। उसने बोला ओलिफिन देंगे तो हमारे दिमाग में जो पहला आइडिया आएगा वो आएगा कि हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाएं, बट ध्यान से देखो आप पाई बॉन्ड तो हमारे पास डिफॉल्ट है, तो एल्कीन तो ऐसे ही बनेगी। तो उसका मतलब ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, क्योंकि आगे एलिमिनेशन कराने के जो एल्कीन बनेगी वो बहुत स्टेबल नहीं बनेगी। तो वी प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर। अब ये क्लू कैसे आएगा अभी 1 मिनट बाद बताता हूँ आपको। तो अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ये एल्कीन देखो बन जाएगी आपके पास।
और अब इसका क्लू देखो आगे दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ओजोनेसिस ऑफ क्यू लीड्स टू द डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ओजोनेसिस ऑफ क्यू लीड्स टू अ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड आर। तो डाइकार्बोनाइल कंपाउंड कैसे बनेगा कि अगर हम यहाँ पे बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो डाइकार्बोनाइल बन जाएगा। जबकि अगर हमने पहले डिहाइड्रेशन वाला फॉर्म फॉलो करके एल्कीन बना दी होती, तो अगर डाइईन बना देते तो उस केस में डाइकार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बन सकता। ये देखो एडवांस पेपर की ट्रिक है, अगर यहाँ पे किसी ने इसको एल्कीन में कन्वर्ट किया होता, सपोज तो आपने एल्कीन बनाई दी होती इससे, ऐसे करके सपोज करो ये एल्कीन अगर हम बना देते, तो आपको पता है इसकी ओजोनेसिस से जो प्रोडक्ट बनता वो डाइकार्बोनाइल नहीं बना पाते। अब ऐसे देख लो, अगर हम इसकी ओजोनेसिस कराते तो उससे डाइकार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बनता। अगर उसकी ओजोनेसिस कराते फर्दर तो एक प्रोडक्ट ये बनता और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता वो बनता CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH और तीसरा प्रोडक्ट बनता फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे तीन प्रोडक्ट बनाते हैं। उसने कहा ओजोनेसिस ऑफ क्यू लीड्स टू अ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड ऑन व्हिच अंडरगोस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पे डाइकार्बोनाइल एक कंपाउंड तो बना हमारे पास, बट इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल नहीं हो सकती। तो जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ये वाला पाथ फॉलो नहीं करना था। समझ आ गई वाली बात क्यों नहीं फॉलो करा। अच्छा, अब इसके आगे की प्रोसीडिंग अगर समझेंगे हम, तो आगे की प्रोसीडिंग अगर फॉलो करेंगे तो इसकी अगर ओजोनेसिस कराओगे यहाँ पे, तो अगर आपने इस कंपाउंड की ओजोनेसिस कराई ओजोन जिंक वाटर के साथ, यहाँ ओजोनेसिस कराने के बाद उसका डाइकार्बोनाइल कंपाउंड तो बन रहा है, एक तो CHO ग्रुप बना और इधर वाली साइड से एक कार्बन ये बनेगा। तो इसमें भी ध्यान से देखो कि कोई अल्फा H नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एल्डोल नहीं परफॉर्म कर सकता, तो इसका मतलब ये भी पाथ फॉलो नहीं करेंगे। समझ आई टेक्निक। ये दोनों ही पाथ रिजेक्ट हो गए, मतलब इस सवाल का आंसर ए तो नहीं हो सकता 16 के लिए, तो सर्टेनली आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सी और डी तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर इसका बी हो गया। समझ में आया कैसे। तो आंसर विल बी बी। अब हमें स्टार्टिंग कंपाउंड पता चल गया है, अब स्टार्टिंग कंपाउंड से रिएक्शन करते चले जाने आगे भी। अब आप फटाफट सारी रिएक्शन लिखते चले जाए, आपको सब कंपाउंड आ जाए। कर लो आगे का प्रोसेस सिंपली। अब बस सीधे जो जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ। पहले हिट एंड ट्रायल था कि हमें किसी एक से स्टार्ट करना था, तो वो मजबूरी थी हमारी स्टार्ट करना, तो किसी एक कंपाउंड से स्टार्ट कर दो। ये गिवन कंपाउंड है, तो सबसे पहले आप इसकी स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले इसकी रिएक्शन MEmgBr से कराई गई है, फॉलोड बाय H प्लस एंड वाटर। पहली रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो ये बना। ठीक है, और फिर अगर हमने इसकी इसके बाद हमने इसकी फर्दर H प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराई, तो फिर से दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो EAS कराते हैं सीधे सीधे इस पे, और एक पॉसिबिलिटी थी कि आप डिहाइड्रेट करा के एल्कीन बनाओ, तो वो चीज़ तो मैंने पहले ही रिजेक्ट करा दी आपको पिछले ही सवाल में। आपको ये चीज़ तो क्लिक करी जानी चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। यहाँ मतलब एल्कीन एलिमिनेट करा के नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एल्कीन अपने आप फॉर्म कर लेगा।
ये एल्कीन होगी। उसके बाद इसकी ओजोलिसिस करा दो। ओजोलिसिस कराओगे तो उसका डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH। दूसरी साइड से ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, once it is done, तो अब इसमें एडॉल कंडेंसेशन पॉसिबल है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया पहले क्यू एंड आर बताओ, तो मैं क्यू एंड आर डिफाइन करा सबसे पहले। हमारे हिसाब से ये क्यू है और ये आर है। गिवन ऑप्शन के हिसाब से चेक करो सबसे पहले क्यू एंड आर। क्यू एंड आर जो है तुम्हारा बन रहा है ए वाला ऑप्शन। देखिए गिवन आंसर सेट करिए, उससे ए वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है आपका। 17 का आंसर हो गया ए। ठीक है, इसके बाद इस पे करानी है एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसने एस पूछा हुआ है, उस पर एल्डोल कंडेंसेशन करा दो फटाफट। अल्फा एच निकाल के कार्बन कार्बन पर अटैक करा दो तो आपका एस बन जाएगा। अब इसके फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे। पहले आपने बेस ऐड किया हुआ है, तो अल्फा कार्बन से एच निकालो पहले, तो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन काम करेगा। ये कार्बोनाइल बना, इसमें इसके ऊपर अटैक करके पहले बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनाएंगे और फिर एलिमिनेट करके एल्कीन बना देंगे। पहले स्टेप पे आपका ये प्रोडक्ट बना, कार्बन चेन देख लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। डबल बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड हो और ये OH। अभी तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बन रहा है, और उसको हीट कर दो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन मैच कराओगे, ये आंसर बी से मैच कर जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी वो थी जिसको आपने फॉर ग्रांटेड मान लिया था। क्या कंफ्यूजिंग था? कंफ्यूजिंग ये था कि उसने बोला कि पी की रिएक्शन से ग्रिग्नार्ड एजेंट हुआ, H प्लस वाटर ऐड किया, यहाँ तक हमें समझ में आया अल्कोहल बन रहा है। तो अल्कोहल के बाद H2SO को हीट से हमें सबसे पहली रिएक्शन क्या आती है? एल्कीन बनेगी। तो उसने भी देखो वही चीज लिख दी तुम्हें कंफ्यूज करने के, ऑन बाय डिहाइड्रेशन गिव्स ओलेफिन क्यूब। अब ये सबसे ट्रिकी पार्ट था। अगर हम एल्कीन सोचेंगे तो हम एलिमिनेशन कराएंगे, जबकि हमें कराना क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन की ट्रिक है, जो क्वेश्चन हम अपने दिमाग में पहले ही नोशन सेट कर लिया कि हमें एलिमिनेशन करना है, उस क्वेश्चन में एक्चुअली में कराना था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद पता चलेगा। जब तक आप वो सारे ऑप्शन ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज क्लिक ही नहीं करेगी कि हमें एलिमिनेशन प्रेफर करना था या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने डिसाइड करा कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, जबकि उसने जितने क्लूज दिए स्टार्टिंग में अगर वो हमने सही से नहीं पिक किए तो सवाल गलत हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। 19 में लिखा है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज। तो इस केस में देखो B2 N2 O2 माइनस एंड O2 दे रखा है। सबसे पहले देखो आपको पता है B2 और O2 और O2 माइनस ये तीन पैरामैग्नेटिक होंगे। आपको पता है B2 पैरामैग्नेटिक होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना। B2 पैरामैग्नेटिक होता है, O2 माइनस ये सुपर ऑक्साइड है ना, ये पैरामैग्नेटिक होगा, और O2 तो पैरामैग्नेटिक होता ही है। उसके बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर B2 के लिए 1 होता है, N2 के लिए 3 होता है, O2 माइनस के लिए 1.5 आ जाएगा और O2 के लिए 2 आ जाएगा। उसने बोल रखा है बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज N2 और O2 वाले केस में मार्क कर देंगे। तो N2 और O2 वाला केस अगर मार्क करोगे तो इसमें Q आ जाएगा और इसमें भी Q आ जाएगा। नॉट Q, सॉरी S। बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो दोनों में ऑप्शन S ऐड हो जाएगा।
उसका लिखा है मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, तो बताया था एस पी ऑर्बिटल जो है वो B2 C2 और N2 का केस होता है। तो यहाँ पे इस वाले केस में टी ऑप्शन, और इस वाले केस में टी ऑप्शन आ जाएगा। और सारे एलिमेंट्स देखो अपने ना तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में ना लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में, so that means in all the cases oxidation reduction both are possible, of electron and loss of electron both are possible in all the possible cases because all the elements are in their intermediate oxygen state। मतलब ना तो कोई भी एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में ना हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में। अगर कोई सब्सटेंस अपने लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट फर्दर डिक्रीज नहीं हो सकता, और अगर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में तो उसमें फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्यू एंड आर यहाँ पे डमी ऑप्शंस हो गए। तो अगर हम आंसर लिखेंगे तो ए का आंसर होगा पी क्यू आर टी, बी का आंसर लिखेंगे तो क्यू आर एस टी, सी का आंसर लिखेंगे तो इट बिकम्स पी क्यू एंड आर, और डी का आंसर लिखेंगे तो पी क्यू आर एंड एस। ये वाला आंसर होगा। तो क्यू एंड आर हर एक में ऐड कर देना है, बाकी आप समझ जाओगे। मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल इज अ केस ऑफ B2 C2 एंड N2, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद सीधे पाई 2px पाई 2py आ जाते हैं, बाद में सिग्मा 2pz आता है। एस और पी की इंटरमिक्सिंग की वजह से पाई बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड बाद में चला जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में लिखा है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वन विद द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इन कॉलम 2। हमारे पास CH3 CH2 CN है, साइनाइड है। और पहले फंक्शनल ग्रुप देख लो सब, क्योंकि बगल में सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं जो आपको मार्क करना है। तो पहला कंपाउंड साइनाइड दिया है, दूसरा वाला कंपाउंड अगर ध्यान से देखो तो दैट इज ईस्टर, तीसरे वाले कंपाउंड में एक एल्कीन एक अल्कोहल है, और चौथा वाला कंपाउंड अमाइन है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ रिडक्शन विद पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन। तो पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो साइनाइड को रिड्यूस करा के CH2N2 बनाएगा और डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो दो पॉसिबल रिडक्शंस हैं, तो वो पहले लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2CN है सबसे पहले, CH3 CH2 CH2CN। इसका रिडक्शन पैलेडियम हाइड्रोजन से, पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन से कराएंगे। इसका रिडक्शन पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन से कराएंगे तो इट विल फॉर्म CH3 CH2 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 NH2, एंड सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH ले रखा है हमने, और इसका रिडक्शन पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन से करा रखा है, तो ये भी रिड्यूस होकर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट इज CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये फॉर्म बन जाएगी। उसका मतलब ऑप्शन पी जो है वो दो जगह फिट कर देंगे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। इसके यहाँ लिखा है रिडक्शन विद SnCl2HCl। तो SnCl2HCl अगर लेंगे तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी साइनाइड को रिड्यूस करेगा CH2NH2 में। स्टीफेंस रिडक्शन याद होगा आपको, SnCl2HCl से CH2NH2 को रिड्यूस कराते हैं CH डबल बॉन्ड NH में, और उसके बाद फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा देते थे। ठीक है ना, याद है स्टीफेंस रिडक्शन। तो अगला ऑप्शन लिखेंगे तो इट इज CH3 CH2 CH2CN। इसकी रिएक्शन अगर SnCl2HCl से कराएंगे तो ये रिडक्शन होगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। ये फॉर्म बनेगी पहले, और फिर इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं यहीं पे साथ में, तो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3 CH2 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 सॉरी CHO, RCN से RCHO बनाने का मेथड सीक्वेंस रिडक्शन वो यहाँ फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा रिएजेंट दे रखा है हमको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नहीं एक रिएक्शन दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ फाउल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। तो क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH से साइनाइड से आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता है। नहीं सॉरी, दिस इज कार्बेलामाइन रिएक्शन। तो कार्बेलामाइन रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो डी का आंसर हो जाएगा आर, समझ आया। तो डी वाले केस में ऑप्शन मार्क करेंगे आर, या ऑप्शन क्यू ऐड कर लो।
समझ गया ना, फाउल स्मेल की कार्बेलामाइन रिएक्शन है, RNH2 से RNC कन्वर्जन. Foul smell is formed by the isocyanate formation. इसका लास्ट में लिखा रिडक्शन विद डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो ये रिडक्शन आपको याद है, दिस रिडक्शन विल परफॉर्म फॉर साइनाइड. एंड ईस्टर. साइनाइड एंड ईस्टर दो ग्रुप रिड्यूस कराए जाते हैं. तो साइनाइड और ईस्टर दो ग्रुप रिड्यूस करेंगे तो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड मार्क करेंगे ए और बी में. यहाँ भी ऐसा जाएगा, यहाँ भी ऐसा जाएगा. एंड द लास्ट स्टेप इट इज गिवन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस साइनाइड भी करा सकते हैं, ईस्टर भी करा सकते हैं. तो टी ऑप्शन इन दोनों में आ जाएगा. अब आप फाइनल आंसर सेट कर लीजिए. तो इसका आंसर अगर लिखेंगे तो एक आंसर हो गया PQSNT, बी का आंसर हुआ SNT, सी का आंसर हुआ P और डी का आंसर हुआ R. डी का आंसर हुआ R. समझ आया? आंसर फॉर डी विल बी R. आपके आंसर देख लो एंड दिस कंप्लीट्स योर पेपर.